हेलो नमस्कार और आप सब अपने दोस्तों को आदाब। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से और ज्यादा आपके साथ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। तमाम नीच ग्रहों में से कुछ ग्रह जरूर दूसरों से बेहतर रिजल्ट आपको दे पाएंगे। और मैंने एक सवाल परसों अपने क्विज में डाला था कि उन 5 नीच ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपको बेहतरीन नतीजे देगा। मैंने सूरज, चांद, बृहस्पति, बुध और शनि रखे थे। इनमें से लोगों ने अलग अलग ग्रहों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वोट दिए। हालांकि आप में से ज्यादातर ने बृहस्पति को ज्यादा वोट दिए, नीच बृहस्पति को, दूसरे नंबर पर शनि को दिया, फिर मेरे ख्याल से बुध और चांद में करीबी टाई थी और आखिर में सूरज था। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के लिए, और यह अच्छी बात है कि आप में से कुछ ने कमेंट में यह भी लिखा कि आप क्यों समझते हैं कि एक ग्रह दूसरों से ज्यादा लाभकारी है या बेहतर नतीजे देता है जब वो नीच हो, और अपने नतीजों से, अपने विश्वासों से, अपने तजुर्बों से इसे साबित भी किया। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 5 ग्रहों में से, और असल में 7 नीच ग्रहों में से, बुध वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा लाभकारी ग्रह के तौर पर खड़ा होता है, अपनी नीच अवस्था में भी। जाहिर है जब ताकत में हो तब बृहस्पति सबसे ताकतवर लाभकारी होता है, लेकिन नीच अवस्था में देखें कि कौन ग्रह आपको बेहतर नतीजे दे सकता है, तो वो है बुध। अब मैं आपको कुछ वजह बताता हूं कि बुध वो ग्रह क्यों है जो बेहतरीन नतीजे देता है या दूसरों से बेहतर नतीजे देता है जब वह नीच हो। मैंने एक वीडियो कुछ हफ्ते पहले भी डाला था कि 12 भावों में कौन सा ग्रह बेहतरीन नतीजे देगा। उस सीरीज का पहला वीडियो मैंने बुध पर डाला था और उसमें मैंने यह कहा था कि सारे ग्रहों में से वो ग्रह जो आपको 12 भावों में सबसे बेहतरीन नतीजे देता है बाकी ग्रहों के मुकाबले, वो है बुध। यही बात नीच ग्रह पर भी लागू होती है। बुध नीच होकर भी बाकियों के मुकाबले बेहतर नतीजे देता है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? पहली बात, सूरज और शनि नीच होने पर सवालों से बाहर हैं, क्योंकि ये दो ग्रही अस्तित्व, सूरज जाहिर तौर पर ग्रह नहीं है तो मैं उन्हें अस्तित्व कहता हूँ। इनमें से सूरज और शनि आपको सबसे कठिन नतीजे दे सकते हैं वास्तव में जब ये नीच हों। शनि आपकी कर्म करने की काबिलियत है, अपने कर्म करने की, और आपके लिए नतीजे निकालने की और आपकी जिंदगी में स्थिरता देने की। श्लोक भी हैं जो कहते हैं कि शनि की ताकत आपके लिए अच्छी है, इसकी कमजोरी नहीं। आपकी जिंदगी के ज्यादातर चुनौतियां कमजोर शनि से आती हैं। आपकी जिंदगी के ज्यादातर गम कमजोर शनि से आते हैं। मैंने अपने कई वीडियोज में यह भी कहा है, वो खास श्लोक जो मैंने सुनाया है शनि की इस खास हालत के बारे में कि यह आपको सबसे बड़ी चुनौती देता है। सूरज आपकी रूह है, लेकिन सूरज आपकी चमकने की काबिलियत भी है, अच्छा करने की, अधिकार वाला रोल पाने की, लीडरशिप रोल पाने की। तो जाहिर है सूरज के नीच होने पर आप नहीं चमक पाएंगे, दूसरों से ज्यादा नहीं चमक पाएंगे, ताकत, असर, अधिकार और लीडरशिप रोल आपको नहीं मिलेगा। तो सूरज अपनी नीच राशि या नीच का भाग होने पर आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे पाएगा। अब बचते हैं बाकी के 5 ग्रह। नीच मंगल आपको कम ऊर्जा देता है लड़ने की, खास तौर पर गोल हासिल करने के लिए, और इसलिए मैंने मंगल को उस लिस्ट से हटा भी दिया क्योंकि नीच मंगल शायद आपको बेहतरीन नतीजे न दे। असल में नीच मंगल आपको दब्बू बना सकता है, आपको अपने यकीन के लिए खड़े होने की काबिलियत नहीं दे सकता और गोल हासिल करने की, गोल फतह करने की। नीच शुक्र भी आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। हालांकि नीच शुक्र आपको जिंदगी की दौलत नहीं दिला पाता, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का लुत्फ नहीं दिला पाता। शुक्र आपका दूसरा हाफ भी है, शुक्र आपका रोमांस भी है, शुक्र आपकी नजदीकियां भी है, और ये सब दुनियावी नतीजों पर आधारित जिंदगी के हिस्से हैं। तो अगर आपके पास नीच शुक्र है तो आपके पास कम मौका है कि बहुत अमीर बन पाओ, जिंदगी की बेहतरीन चीजें पाओ, शानदार क्वालिटी ऑफ लाइफ भोग पाओ, तो आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो शुक्र की एक सिग्निफिकेशन बहुत बुरी तरह खराब होगी अगर शुक्र नीच है। नीच शुक्र आपको ज्यादा खर्च भी दे सकता है और कम रिटर्न भी उस हिसाब से कि आप कैसे पाना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, मजे से, अच्छाई से,
या अपने बारे में अच्छा महसूस करने से। तो नीच शुक्र बाकी 3 ग्रहों बुध, बृहस्पति, चांद के मुकाबले कम नतीजे भी दे सकता है। अब मैं बुध, बृहस्पति और चांद के बारे में आखिर में क्यों बात करता हूँ? क्योंकि ये तीनों ग्रह माइंड प्लैनेट्स हैं। मुझे नहीं पता यूट्यूब या किताबों में कितने और ज्योतिषियों ने इन तीनों ग्रहों के लिए माइंड प्लैनेट्स शब्द इस्तेमाल किया है। मैं इसे खुलकर इस्तेमाल करता हूँ और मैंने कई वीडियोस में कहा है कि ये 3 माइंड प्लैनेट्स हैं। ये आपके दिमाग को असर करते हैं, दिमाग के काम करने को सीधे असर करते हैं। चांद आपको इमोशनल कोशेंट देता है। चांद आपको सोचने की ताकत देता है और यह भी कि किस दिशा में जाना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस सोचने के लिए बुध दिमाग देता है, लॉजिक देता है, प्रैक्टिकलिटी देता है, चालाकी देता है और आपको कुछ हुनर भी दे सकता है। मैं बुध के लिए सब पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि उलझा हुआ बुध आपको और मंद भी बना सकता है, जो आपको राहु की ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। तो बुध आपको इंटेलेक्ट, हुनर, डिप्लोमेसी, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी देता है फैसले लेने के लिए, जबकि चांद आपको भावुकता, हमदर्दी, पोषण, सपोर्ट करने की प्रवृत्ति देता है। बृहस्पति आपको समझदारी देता है, चुनाव करने के काबिल बनाने के लिए। तो अगर आप भावुक हैं, फिर भी आप समझदार भी हो सकते हैं। मसलन आपके बच्चे कुछ मांग रहे हैं, तो आप भावुक होकर बच्चों को चीजें दे सकते हैं और साथ ही समझदार होकर यह भी सोच सकते हैं कि कभी कभी अपने बच्चों को देना ठीक है। एक माता पिता के तौर पर बड़ा दिल रखना इतना नुकसानदेह नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल होने के लिए आपको अपने भावुक पक्ष को कम करना पड़ेगा। आप एक साथ बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत भावुक नहीं हो सकते। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत हुनरमंद, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, तो आप कम भावुक होंगे। और इसलिए अगर आप कर्क राशि, जिस पर चांद का राज है, मिथुन राशि, जिस पर बुध का राज है, और कन्या राशि, जिस पर बुध का राज है, के प्लेसमेंट को देखें कलपुरुष कुंडली में या किसी भी कुंडली में कन्या राशि तीसरी राशि है कर्क राशि से, जिस पर चांद का राज है। तीसरा भाव या कई भाव वह भाव है जहां अगर आप अपनी भावुकता से, अपने हमदर्दी से, अपनी समझ से दूर जाना चाहते हैं और ज्यादा हुनरमंद, ज्यादा प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कन्या राशि तीसरी राशि है कर्क से। मेहनत किए बिना आप अपनी भावुकता पर काबू नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब है कि फितरन इंसान भावुक होता है। फितरन हमारे ज्यादातर फैसले भावुक फैसले होते हैं। हम मान लेते हैं कि हम बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत हुनरमंद फैसले ले रहे हैं, लेकिन आम तौर पर आखिरी फैसला जो हम करते हैं वो एक भावुक फैसला होता है। अगर हमारे सामने सारा डाटा हो, लेकिन हमारे भीतर कुछ गहरा ठीक नहीं लगता, हमें वो भरोसा नहीं देता जो चांद देता है, चांद की ताकत हमें भरोसा देती है, तो हम आगे बढ़ने में हिचकिचा सकते हैं किसी फैसले पर। और इसलिए कन्या का कर्क से तीसरी राशि होना, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चांद की ताकत पर काबू पाने के लिए। दूसरी बात, मिथुन राशि 12वीं राशि है कर्क राशि से, जिसका मतलब है कि फिर से अपनी भावुकता पर काबू पाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों ज्यादा मेहनत? क्योंकि मिथुन राशि कलपुरुष कुंडली में तीसरी राशि है, इसमें तीसरे भाव की ऊर्जा है। फिर से तीसरा भाव मेहनत का भाव है, जिसका मतलब है कि अपनी भावुकता खोने के लिए, जिसे मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है, कर्क से 12वीं राशि या 12वां भाव होने के नाते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी चांद की ऊर्जा को रोक पाना आसान नहीं है। बुध के लिए भी ज्यादातर समय भावुकता हावी हो जाती है। चांद क्या है? चांद आपकी रचनात्मकता है, चांद आपका नवाचार, इनोवेशन भी है। और इसलिए जब बुध अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपना लॉजिक, अपनी चालाकी भी खोने लगता है, तो रचनात्मक पक्ष, कल्पनाशील पक्ष हावी हो जाता है। जब आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप चीजों की कल्पना नहीं करते, आप व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव चीजों को अंदर नहीं आने देते, आप काल्पनिक चीजों को अपने फैसलों को असर करने नहीं देते। अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी खो देते हैं, अगर आप अपनी बुद्धि खो देते हैं,
तभी आप व्यक्तिपरक चीजों को, काल्पनिक चीजों को अपने ऊपर असर करने दे सकते हैं। काल्पनिक चीजें क्या हैं? रचनात्मकता, आपका नवाचार। और इसलिए आम तौर पर जब बुध नीच हो जाता है तो आप हुनर, लॉजिक, तर्क शक्ति खो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिपरक, रचनात्मक और नवाचारी होने की आपकी क्षमता मजबूत हो जाती है, क्योंकि बुध खुद अपना हुनर खोता है और ज्यादा कल्पनाशील, ज्यादा रचनात्मक होता है। और चांद वैसे भी रचनात्मक है और अपनी ऊर्जा में ज्यादा नवाचारी है। और इसलिए अगर आप ऐसे शख्स हैं, खास तौर पर अगर चांद कुंडली में मजबूत है, तब भी जब बुध नीच हो, आप बहुत ज्यादा कल्पनाशील, बहुत ज्यादा रचनात्मक बन सकते हैं। कुछ बेहतरीन रचनात्मक लोग जिन्होंने लिखाई में, फिल्में बनाने में, म्यूजिक बनाने में, कला में, पेंटिंग में बहुत रचनात्मकता दिखाई है, उनके पास आम तौर पर मजबूत चांद होगा। और उनके पास मजबूत बुध नहीं हो सकता, उनके पास पीड़ित बुध हो सकता है, यहाँ तक कि अस्त बुध या नीच बुध भी हो सकता है। जिसके पास बहुत मजबूत बुध होता है वो लॉजिक और डाटा की तरफ ज्यादा जाता है, और इसलिए जिनके पास मजबूत बुध होता है वो पैसे की तरफ उन्मुख होते हैं, बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस की तरफ जाते हैं, जो सब नंबरों के बारे में है, जहां पैसे, अकाउंट्स, नंबर, एनालिसिस, डाटा क्रंचिंग या कहें आईटी में कोई काल्पनिक या व्यक्तिपरक पक्ष नहीं होता। तो जब आपके पास नीच बुध होता है तो आप रचनात्मकता की तरफ ज्यादा जाते हैं। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग, कामयाब कलाकार, जैसा मैंने कहा, वो कलाकार हों, लेखक हों, फिल्मकार हों, डांसर हों, गायक हों, उनमें से ज्यादातर के पास बहुत मजबूत बुध नहीं होता। नीच बुध भी एक उदाहरण है। आज के दौर में, समकालीन समय में सबसे बड़ी रैग्स टू रिचेस वाली शख्सियत जेके राउलिंग हैं। जेके राउलिंग की लग्न, मैंने जेके राउलिंग पर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, और अगर आप जेके राउलिंग की कुंडली देखें तो उनकी लग्न तुला है और 12वीं राशि कन्या है और बुध 11वें भाव में है, अपनी कन्या राशि से 12वें भाव में, जिसका मतलब है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी बुद्धि, प्रैक्टिकल और लॉजिकल फैसले लेने की ताकत जो कन्या ऊर्जा रिप्रेजेंट करती है, खो देते हैं, और जब आप वो खो देते हैं तभी आप रचनात्मक बन सकते हैं। बुध सिंह राशि में 11वें भाव में है, और क्योंकि बुध 11वें भाव में सिंह राशि में है, सिंह यह भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, और यह शनि के दृष्टि से है 5वें भाव से, फिर से रचनात्मकता, जिसे 5वां भाव रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो वह सफलता पा सकी जो उसे लिखाई में मिली, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि उसकी मिथुन राशि 9वां भाव है, 9वां भाव पब्लिशिंग, लिखाई का भाव है, तो उसे वह जबरदस्त सफलता मिली जो उसे हैरी पॉटर सीरीज लिखने में मिली, और वह सिर्फ एक किताबों की सीरीज से करोड़पति बन गई, हैरी पॉटर सीरीज। दूसरी, अगर आप दूसरी कुंडली देखें, इस बार आइंस्टीन की कुंडली, किसी ने उस क्विज के कमेंट सेक्शन में भी जिक्र किया था जो मैंने पूछा था कि कौन सा नीच ग्रह बेहतरीन नतीजे देता है। तो इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे उससे एक संकेत मिला, वरना मुझे अपनी कुंडलियों की लिस्ट टटोलनी पड़ती। तो इसके लिए शुक्रिया। आइंस्टीन की कुंडली में आप देखेंगे कि आइंस्टीन की लग्न मिथुन है और उनका बुध 10वें भाव में मीन राशि में नीच है, और वह वीनस के साथ नीच भंग में भी है, जिसकी वजह से उस बुध को कुछ ताकत मिली है। हालांकि जब आप उनकी सबसे बड़ी देन को देखते हैं तो वह थी रिलेटिविटी का थ्योरी या EMC को परिभाषित करना या देना। जब उन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी बनाया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को रोशनी की किरण पर अंतरिक्ष में सफर करते हुए कल्पना किया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह खुद को रोशनी की किरण पर कल्पना कर सके, रचनात्मक हो सके, कि उन्होंने थ्योरी को कैसे रचा, वह क्या निकाल पाए, EMC का फॉर्मूला। वह यह कल्पना कर सका कि कैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है और ग्रेविटी कैसे मास या मैटर पर असर डाल रही थी, रोशनी की स्पीड से जुड़े हुए। यहाँ तक कि आइंस्टीन को भी एक नीच बुध की जरूरत पड़ी, हालांकि रचनात्मक बुध, कल्पनाशील बुध, ताकि इंसानी तारीख का सबसे लॉजिकल थ्योरी निकाल सके, जो रिलेटिविटी का थ्योरी है। तो नीच बुध आपको कल्पनाशील मोर्चे पर ज्यादा ताकत देता है। अब आप में से कुछ ने बृहस्पति का जिक्र किया,
कि नीच बृहस्पति भी अच्छे नतीजे देता है। नीच बृहस्पति के साथ चुनौती यह है कि यह समझदारी से फैसले लेने की क्षमता को कम कर देता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति विस्तार का ग्रह भी है। यह जहां बैठता है उस क्षेत्र को फैलाता है। हालांकि नीच होने पर बृहस्पति की फैलाने और अच्छे नतीजे देने की क्षमता कमजोर हो जाती है और समझदारी से फैसले लेने की भी। असल में अगर बृहस्पति नीच है जबकि यह लाभकारी है, यह उतनी लाभकारी क्षमताएं नहीं दे पाता जितनी तब देता है जब या तो मजबूत हो या उच्च का हो या अपनी राशि में हो। नीच बृहस्पति आपको थोड़ा और हुनरमंद बना सकता है और आपको थोड़ा बेसमझी भी करने दे सकता है। हालांकि लंबे समय में अगर आप बेसमझ हैं और अगर आप ऐसे हुनरमंद फैसले लेते हैं जो आपको केवल वर्तमान में सूट करेंगे, तो लंबे समय में आपको उसके प्रतिफल भुगतने होंगे। अगर आपका बृहस्पति नीच है तो जवाब जैसा मैंने कहा, जो नीच होने पर भी बेहतरीन नतीजे तुलनात्मक रूप से देता है, वह है बुध। फिर दूसरे ग्रह आएंगे, फिर मैं उन्हें रैंक करूंगा, शुक्र और फिर बृहस्पति और फिर शायद दूसरे ग्रह शनि, सूरज, मंगल बाद में। हालांकि बुध नीच ग्रहों के ढेर में सबसे ऊपर खड़ा है अपने अच्छे नतीजे देने की क्षमता में। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में गहराई से देखिए, बुध की कीमत समझिए, बुध का प्लेसमेंट और आपकी कुंडली में यह क्या ला रहा है, और ज्यादा से ज्यादा निकाल पाइए या तो बुध के लॉजिकल प्रैक्टिकल पक्ष से या बुध के रचनात्मक कल्पनाशील पक्ष से, क्योंकि दोनों ही तरह से यह आपको कोई न कोई विकल्प देता है इस ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कीजिए। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ, यह है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।